हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। हम बीएससी फाइनल ईयर न्यूक्लियर फिजिक्स को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम स्टेबिलिटी कंडीशन फाइंड आउट कर रहे थे, तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। मैंने जितना किया था एक बार मैं उसको आपको एक बार बता देती हूँ। इसको हिंदी में बोला जाता है स्थायित्व की स्थिति। स्थायित्व की स्थिति, ठीक है, या स्थायित्व की सीमा। स्थायित्व की सीमा किसके लिए? फिशन के लिए। स्टेबिलिटी कंडीशन फॉर फिशन, यानी कि विखंडन के लिए स्थायित्व की सीमा। फिशन का मतलब होता है विखंडन। विखंडन क्या मैं आपको बता चुकी हूँ। यूरेनियम 235 और 236 से क्या होता है? टूट जाता है। 235, 238 और 234 टूट के क्या हो जाता है? बेरियम और क्रिप्टॉन में बदल जाता है। ठीक है, कैसे? यूरेनियम होता है 92, 235 स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स। जब इसके ऊपर स्ट्राइक करवाए जाते हैं तो क्या होता है? दो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, दो उत्पाद मिलते हैं। एक होता है बेरियम और एक होता है क्रिप्टॉन। साथ में 3 न्यूट्रॉन प्लस कुछ एनर्जी। एनर्जी कितनी होती है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये मैंने आपको फाइंड आउट करके दिखाई है कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे आती है। कैसे मैंने निकाली थी? यूरेनियम 92, 235 का कुछ मास था जो एएमयू में जितना भी था वो मैंने लिखा, फिर न्यूट्रॉन का लिखा। तो मतलब यूरेनियम 236 बने एक तरीके से। 92 एक्साइटेड यूरेनियम, मतलब जिसमें एक न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लिया, एक न्यूट्रॉन को ग्रहण कर लिया, उसका मास निकाला। फिर बेरियम, क्रिप्टॉन और इन 3 न्यूट्रॉनों के मास को जब ऐड किया तो मेरे पास कुछ डेल्टा एम की वैल्यू आई। डेल्टा एम क्या था? चेंज इन मास। और मास में परिवर्तन, द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति से क्या पता चलता है कि आइंस्टीन ने जो बताया था कि ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एनर्जी एंड मास बोथ आर कन्वर्टिबल। अगर दोनों कन्वर्टिबल है तो मतलब जितना मास के अंदर लॉस हुआ है उतनी ही एनर्जी हमें मिलेगी। तो जितनी मास के अंदर लॉस थी वो एएमयू में था, और एएमयू की वैल्यू कितनी होती है? 931.5 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। ठीक है, तो वहां से मैंने इसकी वैल्यू रखी। जो भी उसको सोल्व करके आया वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। हो सकता है आपके लिए 2 मार्क्स में आ जाए, बाकी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि आए। तो ये तो होता है विखंडन। फिर अपनों ने जब स्टेबिलिटी कंडीशन फाइंड आउट करनी थी तो अपनों ने क्या किया था? एक सिंपल केस ले लिया था स्थायित्व का सीमा निकालते वक्त। स्थायित्व की सीमा निकालते तक हमने क्या केस लिया था कि मान लो हमारे पास कोई न्यूक्लियाई है XAZ, यानी कि एक ऐसे मैंने बेसिक मान लिया कि एक स्टैंडर्ड कंडीशन ले ली XAZ, यानी कोई भी न्यूक्लियाई आ जाए जिसके अंदर जेड होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कुछ भी हो सकते हैं, ए मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या होती है। और अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो मैं A माइनस जेड कर दूं। मतलब टोटल अपने को पता है नाभिक के अंदर 2 ही टाइप के क्या होते हैं? एलिमेंट्स पड़े होते हैं। 2 ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, एक होते हैं न्यूट्रॉन और एक होते हैं प्रोटॉन। तो प्रोटॉन तो मुझे पता है कि जितना परमाणु क्रमांक होगा, जितना एटॉमिक नंबर होगा, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। यानी कि ये किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। अगर ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो मुझे न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, तो उसी टोटल मतलब जितने टोटल न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को। टोटल न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियॉन्स में से अगर मैं प्रोटॉन को माइनस कर दूं तो बची हुई चीज मेरे पास क्या बचेगी? सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हमने क्या मान लिया कि यहाँ पे मेरे पास क्या से आएंगे? अब जेड क्या आ जाएंगे? प्रोटॉन्स, और A माइनस जेड क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ए को मैं मास नंबर बोलती हूँ यानी द्रव्यमान संख्या, या मैं उसको टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोल रही हूँ। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूक्लियॉन को हिंदी में भी न्यूक्लियॉन बोला जाता है। न्यूक्लियॉन का मतलब होता है कुल न्यूक्लियनों की संख्या। न्यूक्लियॉन क्या होते हैं? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, दोनों को एक साथ न्यूक्लियॉन बोला जाता है। ठीक है, तो मुझे पता है मास के अंदर स्टेबिलिटी कंडीशन फाइंड आउट करनी है, मुझे एनर्जी निकालनी की कितनी सफिशिएंट एनर्जी हो कि ये कंडीशन जो है रिएक्शन स्टेबिलिटी से मतलब आराम से हो सके। ठीक है, उसको फाइंड आउट करने के लिए अगर मेरे पास, मैंने सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको पहले करवा चुकी हूँ, तो उसके बेस पे अपने को पता है मैं उससे मास निकाल सकती हूँ। देखो विखंडन में मैं मास क्यों निकाल रही हूँ? क्योंकि विखंडन में अगर कोई चीज चेंज होती है फिशन में तो न्यूक्लियाई तो ऑब्वियस से चेंज होंगे ही होंगे। यूरेनियम, बेरियम और क्रिप्टॉन में बदलेगा ही बदलेगा।
लेकिन जो और चीज़ चेंज होती है वो चीज़ क्या होती है, मास बदलता है। तो मास के बेस पे हम बहुत कुछ फाइंड आउट कर सकते होते हैं। मास चेंज ही ये चीज़ बताता है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। तो यहाँ से इसी के मैंने मास निकाला था कल Ma, Z, और मैंने क्या मान लिया था कि ये X Z को ए वाला जो न्यूक्लियाई है वो किसमें टूटा, किसी ऐसे न्यूक्लियाई में टूटा, किसी ऐसे वाई में टूटा जिसके लिए क्या परमाणु क्रमांक आधा हो जाए और मास नंबर भी आधा हो जाए। मतलब दो न्यूक्लियाई मिले, दोनों ही कैसे सेम मिले हैं, YZ/2 A/2, मतलब सममित विखंडन। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, सममित विखंडन, यानी कि सिमेट्रिकल फ्यूजन। ठीक है, सममित को बोलते हैं सिमेट्री। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ मास की वैल्यूज भी बताई थी। मास Ma, Z क्या होता है, Z MP, MP मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर मुझे मान लो दो प्रोटॉन्स हैं, एक प्रोटॉन का मुझे मास पता, तो दोनों का निकालने के लिए 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कर दूं तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएगा। उस तरीके से मैंने टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स निकाले, प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि A- Z Mn, माइनस क्या करती हूँ मैं, वो बाइंडिंग एनर्जी जो क्या आती है। बाइंडिंग एनर्जी किसका फंक्शन होती है, 5 एनर्जीज का फंक्शन होती है। पहली क्या होती है, वॉल्यूम एनर्जी, फिर सरफेस एनर्जी, फिर कूलम्ब एनर्जी, फिर असिमेट्रिक एनर्जी, फिर पेयरिंग एनर्जी। देखो सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला को हिंदी में साम्य अनुपातिक सूत्र बोलते हैं। वो उसके अंदर जो बंधन ऊर्जा होती है वो 5 चीजों के योग के बराबर आती है, 5 तरीके की एनर्जी के। ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल यानी द्रव बूंद सिद्धांत के हिसाब से बताया गया है। वो 5 एनर्जीज कौन सी होती है, आयतन ऊर्जा, पृष्ठीय ऊर्जा, कूलम्ब ऊर्जा, असममित ऊर्जा और युग्मन ऊर्जा। पेयरिंग एनर्जी को हिंदी में युग्मन बोला जाता है और असिमेट्री को असममित ऊर्जा बोला जाता है। और इन सब की वैल्यूज मैं सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला में निकाल चुकी हूँ साम्य अनुपातिक सूत्र में, तो वो वैल्यूज यहाँ पे हम डायरेक्ट पुट करेंगे। और उसके बाद मैंने क्या किया था, मैं ये चीज यहाँ पे ईबी को रीअरेंज कर रही हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट यहाँ पे वो वैल्यूज पुट करूंगी जो मैंने की थी। और अब मैं इसको एक और चीज रह गई है जो आपको बताऊं। अब मेरे को पता है, मैं फिर इसी तरीके से A/2 Z/2 भी फाइंड आउट कर सकती हूँ। कैसे, Z/2 MP प्लस A-Z/2 Mn, मतलब जहाँ पे A था, क्योंकि अब नए जो नाभिक बने हैं उनके लिए A की जगह क्या हो गया, A/2, Z की जगह क्या हो गया, Z/2, क्योंकि A और Z थे क्या, ये थे। जब मैं टोटल मास कैपिटल है, मतलब बिना टूटने से, विखंडन से पहले वाले नाभिक का द्रव्यमान निकाल रही हूँ, विखंडन के बाद वाले नाभिक का द्रव्यमान कुछ चेंज होगा तो मैंने M मान लिया। उस केस में हमारे पास नाभिक कैसा रह गया, Z/2 और A/2। आइडियल कंडीशन लेके चलिए कि दोनों नाभिक एक जैसे ही मिल जाए तो ठीक है। तो जहाँ पे मेरे पास A था वहाँ पे मैं A/2 करूंगी, जहाँ पे Z था वहाँ पे Z/2 कर दूंगी। और यहाँ पे भी क्या आएगी, वही बाइंडिंग एनर्जी जिसकी वैल्यू क्या आती है, AV प्लस AS A/2 की पावर 2/3 प्लस AC Z/2 माइनस 1 अपॉन, आई थिंक A की पावर 1/3 होता है, अपॉन 2 की पावर 1/3। ये चीजें मैं इरेज कर रही हूँ, ये मैं सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में लिख रही हूँ। अगर साम्य अनुपातिक सूत्र नहीं आता तो फिर इस लेक्चर में बैठने का कोई मतलब नहीं है। पहले उस वीडियो को देखो, फिर इस जगह पे आना इसको कंप्लीट करने के लिए। प्लस A माइनस 2Z/2 का होल स्क्वायर अपॉन A आता है इधर, प्लस माइनस AP A/2 की पावर 3/4। ये वैल्यूज आपको याद ही रखनी पड़ेगी अगर आपको टॉपिक्स को करना है। अब यहाँ पे भी मैं वही वैल्यू सेम रख रही हूँ, AS A की पावर 2/3 प्लस AC Z माइनस 1 अपॉन A की पावर 1/3 प्लस A इसको मैं नीचे रख रही हूँ, शायद आपको विजिबल ना हो इधर वाली साइड वाली चीजें, प्लस A Z माइनस 1 अपॉन A, एक जगह पे ना A की पावर अपॉन A यहाँ, ठीक है, ये चीज गलत लिख दी मैंने, A-2Z का होल स्क्वायर आ गया, प्लस AP A की पावर -3/4, इधर भी -3/4 होता है।
देखो ये मैंने एज इट इज सेमी इंपेरिकल फॉर्मूला लिखा है। ये चीज में अगर डाउट है ना इन 5 स्टेप में या इस पूरी इक्वेशन में, तो सेमी इंपेरिकल फॉर्मूला देख के इस लेक्चर को देखना, आपको समझ आ जाएगा मैंने क्या किया। अब मुझे पता है, मैंने ये चीज लिख दी है, मुझे पता है चेंज इन एनर्जी, अपने को एनर्जी मिली किसके इक्वल, आइंस्टीन। एक चीज आइंस्टीन की मैं हर बार बता रही हूँ कि ऊर्जा नाभिकीय विखंडन में मिलती क्यों है, द्रव्यमान क्षति के कारण। मास डिफेक्ट is only the reason for produced energy। न्यूक्लियर रिएक्शन में हमें ऊर्जा मिल रही है, उसका रीजन ही यही है कि मास डिफेक्ट, मास के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो मैं मास के अंदर चेंजेस कैसे निकालूंगी कि विखंडन से पहले वाले नाभिक का मास माइनस विखंडन के बाद वाले नाभिक का मास। तो विखंडन के बाद मेरे पास 2 नाभिक आए, वो भी कैसे, जिनके लिए मैंने ये दोनों चीजें हाफ हाफ कर दी, प्लस a/2 z/2। मतलब अब मुझे अगर मास निकालना हो तो m a, z माइनस 2 कर दो, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2m a/2 z/2। तो इसको आपको इक्वेशन दे लेना। देखो यहाँ पे मैंने मास बड़े वाले नाभिक का निकाल लिया, फिर विखंडन वाले एक नाभिक का निकाल लिया। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो दोनों का मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। कौन सी वाली, 2m a/2 z/2। तो उन सब की वैल्यूज यहाँ पे अपने को फाइंड आउट करनी है। और अगर आपको याद हो तो कल मैंने आपको जितना मतलब अपने लास्ट लेक्चर तक किए थे, मैं उसको m a, z माइनस 2m a, z वाली इक्वेशन a/2 z/2 वाली सोल्व करवा चुकी हूँ। टाइम की शॉर्टेज के कारण वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए अब मैं उसकी वैल्यूज यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ। तो देखो ये चीज़ मैंने अभी डायरेक्टली लिख दी है, क्योंकि मैं लास्ट लेक्चर में इस चीज़ को ये इक्वेशन तक अपने पहुंच चुके थे, इसीलिए मैंने लिखी है। किया कुछ भी नहीं है, जो ये वाली मास था, मतलब बड़े नाभिक का मास जो टूट के छोटे छोटे नाभिकों में टूटा है, बदला है, तो उसको मैंने इस वाले मास को, ये कौन सा है, प्रोडक्ट न्यूक्लियाई बोलते हैं इसको। प्रोडक्ट न्यूक्लियाई मतलब विखंडन के बाद जो नाभिक मिले हैं, न्यूक्लियाई का मतलब होता है नाभिक, तो उन नाभिकों के द्रव्यमान को लिखा है। और मैं 2m a/2 z/2 मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाया था, उसके बाद मैंने दोनों को माइनस करके भी दिखाया था। तो फिर मैंने वो वैल्यूज रखी। हाँ कुछ टर्म्स रह जाती हैं, जैसे कि एक तो टर्म ये वाली बचती है इस केस में आपके पास, मैंने असिमेट्रिक एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी यानी कि असमित ऊर्जा और पेयरिंग ऊर्जा वाले टर्म को नेग्लेक्ट किया है। उसका रीजन आपको सेमी इंपेरिकल फॉर्मूला से यहाँ पे पता चलेगा। अगर आपने सेमी इंपेरिकल फॉर्मूला देखा तो आपको पता है कि असमित ऊर्जा आई क्यों थी, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के कारण। अब जब नाभिक टूटा किसमें है, a/2 z/2 में, तो a/2 और z/2 तो दोनों सेम ही रहेंगे ना। अगर अब मेरे पास एक्स्ट्रा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ही नहीं है तो मतलब इस ऊर्जा का आने का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। और उसके बाद पेयरिंग एनर्जी क्यों है, पेयरिंग एनर्जी में क्या होता है, ये प्लस माइनस आती है, यहाँ पे मैंने माइनस भूल गई, और दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाती है। ठीक है, जब करेंगे ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये चीजें नेग्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि ये दोनों ऊर्जा आने का रीजन ये होता है कि बंधन ऊर्जा के मान में कमी आती है। और नाभिक टूटता ही क्यों है कि बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा स्टेबिलिटी वाली रेंज के अंदर आ जाए। ऐसा करने के लिए अब क्योंकि नाभिक टूट चुका है, विखंडन हो चुका है, मैंने मास को चेंज कर दिया, कैपिटल M से स्मॉल m वाले न्यूक्लियर में बदल गया, तो उस केस में हमारे पास ना तो पेयरिंग एनर्जी मिलेगी और ना ये मिलेगी, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी कैसी रेंज में आ गई, स्टेबिलिटी वाली रेंज में। अगर स्टेबिलिटी वाली रेंज में है तो जो चीजें उसको अस्थायी करती थी तो वो चीजें बचेंगी नहीं, इसलिए उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो वैल्यूज मैंने यहाँ पे एज इट इज रखी, और ये मैंने ये 2 से मल्टीप्लाई करके दिखाया था, तो 2 से 1 2 कट भी गया था। ठीक है, और यहाँ पे वो 2 क्योंकि 2m a/2 z/2 कर रहे हैं। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो जो मैंने मास निकालिया दोनों को माइनस करके देखना, यही लाइन आएगी आपके पास। ठीक है, तो अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अगर मैं इसको देखूं as वाली को, as a⁴ आया मेरे पास, माइनस में ये टर्म भी पड़ी है, माइनस as a की पावर कितनी है, 2/3 सेम, इंटू ये 2 की पावर कितनी है, -2/3 इंटू एक 2 पड़ा है ना, ये 2 पड़ा, और ये 2 की पावर कितनी है, अगर ये ऊपर जाएगा तो -2/3 है ना। तो ये मैंने एज इट इज लिख दिया, प्लस इस टर्म को लिखते हैं। अब इन दोनों अलग पेन से लिख देती हूँ, अगर आपको पेन का डिफरेंस विजिबल हो रहा हो तो, AC z/-1 अपॉन a की पावर 1/3 माइनस 2 से 2 गया हुआ है, AC z
z -1 मतलब z -2 हो जाएगा ये अपॉन, एक मिनट, इसको इतना टिपिकल बनाने के बजाय मैं सीधा ऐसे लिख देती हूँ z/2 -1 अपॉन a की पावर जो 1/3 था ना 2/3 उसको मैं ऊपर भेज देती हूँ, ठीक है, यानी a/2 की पावर क्या बना -1/3। समझ आ रही होगी इतनी चीजें आपको, तो इसको मैं आगे लिखती हूँ। तो ये इक्वेशन ये बनी अपने पास फाइनली, कौन सी, EF की, EF की, ठीक है। तो जो चीजें मेरे पास, एक चीज तो यहाँ पे देखने को क्या पता चल रहा है कि Z क्या है, परमाणु क्रमांक है ना। अब देखो आपने अगर बंधन ऊर्जा कर्व पढ़ा है तो आपको पता है कि वो कर्व कैसा आता है, ऐसा करके कर्व आता है, ऐसा करके कुछ है ना। इधर वाले नाभिक मतलब 170 से ज्यादा जिनका मास नंबर और द्रव्यमान संख्या वो टूटते हैं, और जिनका 30 से कम हो वो क्या होते हैं, जुड़ते हैं। अब मास नंबर 170 से ज्यादा टूट के भी वो इस रेंज में आते हैं, यानी कि किस रेंज में आएंगे वो 30 से 170 के बीच में। अब 30 से 170 के बीच में आए मतलब Z की वैल्यू तो मच 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 ग्रेटर देन 1 है ना, मच ग्रेटर देन 1 नहीं है। Z/2 की वैल्यू भी सिमिलरली मच 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 ग्रेटर देन 1 है, 15 आ जाए। या मान लो अगर 160 नाभिक में टूटता है, यानी कि जो बड़ा न्यूक्लियर था वो टूटा था, उसका अगर मास नंबर, ये एटॉमिक नंबर नहीं है, मास नंबर है। जैसे बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटता है तो बेरियम और क्रिप्टॉन में एक का तो आता है 92 और एक का आता है 141। तो इस केस में, या 141 ही आता है, तो इस केस में ये देखो एक की कंपैरिजन में कितने बड़े हैं, इसीलिए जो ये वाली जो टर्म है, कौन सी टर्म, कूलम्ब एनर्जी में मेरे पास क्या बन रहा है, Z इज मच 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 ग्रेटर देन 1, यानी कि इधर और इधर मैं क्या करूंगी, 1 को नेग्लेक्ट कर दूंगी। अगर मैं इस 1 को नेग्लेक्ट करूंगी तो जो चीज मेरे पास बचेगी मैं वो चीज लिख देती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास EF क्या आया, AS, जो चीज कॉमन आती है हम कॉमन ले लेते हैं, a की पावर 2/3 दोनों में कॉमन है, और इधर क्या बचा 1 माइनस, इधर देखो क्या बचा 2 की पावर -2/3 प्लस 2 की पावर कुछ नहीं मतलब 1, तो यानी एलसीएम लूं तो 2 -2 + 3 दैट इज 1/3, यानी कि 2 की पावर कितनी बची 1/3। तो इस चीज को मैंने क्या किया, अब एक बार इसको रिमूव कर देते हैं, या मैं इसको ऐसे करके लिख देती हूँ कि मैंने यहाँ पे पावर सॉल्व किया। चलो इसको रिमूव ही कर लेते हैं, आपको ये चीज समझ आ गई होगी, ठीक है। मैंने इसको रिमूव कर दिया, प्लस AC, a की पावर -1/3 और इधर भी a की पावर -1/3 पड़ा, AC a की पावर -1/3, और यहाँ पे क्या आया Z-1, और अगर इस चीज को मैं सॉल्व करूँ तो देखो Z × Z-1, 1 तो नेग्लेक्ट हो ही गया क्योंकि Z इज मच मच ग्रेटर देन 1, तो 1 को मैं ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट करूँ तो यहाँ पे Z × Z बचता है, माइनस किया मैंने, AC क्या चीज बची, Z × Z/2 इंटू a की पावर -1/3 गुना 2 की पावर भी -1/3, नहीं 2 की पावर देखो ऐसे है ना, a की पावर -1/3 अपॉन 2 की पावर -1/3, ये -1/3 ऊपर जाएगा तो प्लस का आ जाएगा, ठीक है। तो वो मैंने एज इट इज लिख दिया। अब मेरे पास यहाँ से भी कुछ कॉमन आ जाएगा, AS a की पावर 2/3 1 माइनस, इसको ऐसे करके इसमें क्या लेती हूँ मैं, माइनस को कॉमन ले लेती हूँ, -AS a की पावर 2/3, यानी कि मैंने ऐसे लिख दिया 2 की पावर 1/3 -1, ठीक है, माइनस कॉमन लिया इस टर्म में, प्लस AC a की पावर -1/3 कॉमन, Z² कॉमन, ठीक है ना। अब बचा क्या, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, 1 माइनस है ना, सब टर्म्स कॉमन में आ गई। यहाँ पे देखो क्या बचा, 2 की पावर +1/3 इंटू अपॉन में 1/2 भी पड़ा, यानी कि 2 की पावर 1/3 -1, तो अगर इसको मैं सॉल्व करूँ 3 तो एलसीएम कितना आएगा 1 - 3 दैट इज -2/3, तो मतलब क्या बचा 1/2 की पावर 2/3, यही टर्म बचती है, तो वो टर्म मैंने लिख दी। अब जब 2 की पावर 1/3 और 2/3 की वैल्यूज रखोगे तो अपने पास कुछ वैल्यूज आ जाएगी, और वो वैल्यूज क्या है, वो वैल्यूज मैं आपको लिख देती हूँ, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि जब इनकी वैल्यूज रखते हैं उसको आप एज इट इज याद, देखो ये जो इक्वेशन बनी थी अपने पास, क्या इक्वेशन बनी थी, AS a की पावर 2/3 माइनस में 2 की पावर 1/3 -1 प्लस AC
a की पावर 1/3 z स्क्वायर इंटू क्या चीज बनी है यहाँ पे 1 माइनस 2 की पावर 1/3। तो ये जो चीजें बची है देखो यहाँ से मैंने a की पावर 1/3 है और यहाँ पे a की पावर 2/3। अगर मेरे को a की पावर 2/3 बनाना है इस स्टेप में तो मुझे पता है मैं a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मैं a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो 1/3 इधर पड़ा है प्लस 1 दैट इज क्या बनेगा यहाँ पे इसकी पावर 2/3 बनेगी क्या। एक मिनट a इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जैसे भी इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास ये चीज आ जाएगी। देखो कैसे आएगी a का मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने तो देखो अगर मैं यहाँ पे a का मल्टीप्लाई कर दूं a का ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना तो यहाँ पे a की पावर 1/3 और a की पावर 1 यानी कि प्लस 1 तो एलसीएम लूंगी तो 3 1 + 3 दैट इज 4/3 यानी कि a की पावर 2/3 बचा और एक a मैंने यहाँ पे और मल्टीप्लाई किया था यानी कि a की पावर 4/3 और ये ऊपर जाए तो a तो देखो अगर मैं इसको माइनस करूं तो 4 - 3/3 दैट इज 1/3 तो अगेन 1/3 आया कोई फर्क नहीं पड़ा मतलब इसको मैं कॉमन ले सकती हूँ ना तो मैंने इस तरीके से इसको कॉमन लिया और a की पावर 2/3 में कॉमन लिया तो अपने पास ये चीजें आ गई। ठीक है अब आपको याद होगा मैंने आपको सेमी इंपेरिकल फॉर्मूला करवाया था तो मैंने यहाँ तक इसको बना के लिख लिया क्योंकि बाकी सारी एनर्जी नेग्लेक्टेड है। अब इस केस में पता है अपने को नाभिकीय रिएक्शन है तो मतलब ऊर्जा क्या मच 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 ग्रेटर देन 0 आएगी है ना तभी तो नाभिकीय रिएक्टर काम करेंगे और अगर एनर्जी 0 की इक्विवेलेंट आ रही है तो फिर काय का नाभिकीय मतलब रिएक्टर कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर फिर तो कोई एनर्जी नहीं मिल फिर इस रिएक्शंस का यूज ही क्या है कोई यूज नहीं है ना तो एनर्जी इज मच 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 ग्रेटर देन 1 यानी कि a की पावर 2/3 0 पॉइंट माइनस में 26 as प्लस 0.37 ac z स्क्वायर अपॉन a इज मच 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 ग्रेटर देन 0 है। अगर ये मच ग्रेटर देन 0 तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ -0.26 as प्लस 0.37 ac z स्क्वायर अपॉन a मच मच ग्रेटर देन 0 ये वाले को 0 के उधर भेज दिया। ठीक है अगर ये इस तरीके से आए तो मैंने आपको जब साम्यानुपातिक सूत्र या सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला करवाया था तब मैंने आपको जब सरफेस एनर्जी करवाई थी तो मैंने क्या बताया था वो पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती है सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल है यानी ES इज प्रोपोर्शनल टू 4πr² है ना। तो मैंने फिर क्या कहा था आपको ES इज इक्वल्स टू क्या आएगा कोई कांस्टेंट A1 या A2 कुछ लिया था 4πr0 a की पावर 1/3 का स्क्वायर तो फिर मैंने इसको क्या लिखा था A2 4πr0 का स्क्वायर a की पावर 2/3 और ये सारे कांस्टेंट को मैंने क्या माना था AS माना था है ना। और यहाँ पे देखो आपके पास 4 की वैल्यू भी आपके पास कुछ है पाई की भी कुछ है और r0 की भी कुछ है वैल्यूज तो AS की एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है जो मैंने आपको सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला में बताया था तो AS की उस पर्टिकुलर वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देते हैं जिसकी वैल्यू आती है 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और AC की भी कुछ ऐसी ही वैल्यू आती है AC की वैल्यू आती है 0.59 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है 0.596 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वो वैल्यूज मैं यहाँ पे AC और AS की पुट कर रही हूँ। अगर मैं वो वैल्यूज को पुट कर दूं तो मुझे पता है क्या आएगा देखते हैं। तो देखो अगर मैं ये वैल्यूज दोनों पुट करती हूँ तो मेरे पास देखो यहाँ पे क्या बचा माइनस या इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ ना देखो 0.26 AS is plus 0.37 AC z square upon A is greater than or equals to 1 है ना। अगर मैं इसको इस तरीके से इसको चेंज करूं मेरे को सिर्फ z square upon A की टर्म लिखनी हो तो उस केस में मुझे पता है क्या बन जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं z square upon A into AC into 0.37 माइनस वाली टर्म को उधर भेज दो तब भी ये साइन तो मच ग्रेटर देन ही रहेगा 0.26 AS क्या आ जाएगा है ना। तो यहाँ से क्या आएगा z स्क्वायर अपॉन a किसके मच ग्रेटर देन आ रहा है 0.26 AS अपॉन AC इंटू 0.37 तो मैं यहाँ से जब AS और AC की वैल्यू पुट करूंगी तो z स्क्वायर अपॉन a इज मच ग्रेटर देन 0.26 इंटू 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 0.595 इंटू 0.37 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जब इन चीजों को सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगी एक वैल्यू आएगी और वो वैल्यू आपको बताती हूँ क्या आती है। तो z स्क्वायर अपॉन a की वैल्यू मच 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 ग्रेटर देन 15 आती है
यही स्थायित्व की कंडीशन है, कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी है कि नाभिक तभी टूटेंगे जब उनके लिए z² की वैल्यू मच मच ग्रेटर देन 15 है। तो पेपर में अगर आता है तो आपको यहाँ तक करना है। मैंने किया क्या है, मास निकाल ले बड़े न्यूक्लियाई का, छोटे न्यूक्लियाई का, और मुझे EF पता था, चेंज इन मास के कारण ही आ रहा है, तो मैंने उसकी वैल्यू रख दी। फिर मेरे को सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला से मिल जाते हैं, तो मैंने वो वैल्यूज रख दी। ठीक है, तो EF की जो भी पर्टिकुलर वैल्यू हमारे पास आनी थी, उसको जब मैंने सोल्व किया तो उससे मेरे पास EF की वैल्यू क्या आई, कुछ इस तरीके से आई। तो वो पेजेस सारे अब मेरे से डिलीट हो गए हैं, तो आप वीडियो को एक बार बैक करके देखना, आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी। तो ये स्टेबिलिटी कंडीशन है, पेपर में आई हुई है, छोटे क्वेश्चन में आएगा, बड़े क्वेश्चन में नहीं आएगा। अब नया टॉपिक करते हैं अपने, और वो होगा विखंडन, यानी कि स्वतः विखंडन। टॉपिक का नाम है स्वतः विखंडन, यानी कि चेन रिएक्शन। आपको बता, नया टॉपिक कर रहे हैं, टॉपिक बहुत बार पेपर में आया हुआ है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चेन रिएक्शन एंड कंडीशन फॉर सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन। मैंने रिएक्शन को RS लिख दिया। इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में जो भी इसका नाम आपको बताती हूँ, चैन रिएक्शन एंड कंडीशन फॉर सेल्फ सस्टेनिंग, यानी श्रृंखला अभिक्रिया और स्वकोशी श्रृंखला अभिक्रिया के लिए प्रतिबंध। अभिक्रिया को मैंने अभिक्रिया लिखा, स्वकोशी श्रृंखला अभिक्रिया के लिए प्रतिबंध। देखो ये है क्या, टॉपिक का नाम तो बहुत लंबा है लेकिन है बहुत इजी। देखो चैन रिएक्शन होती क्या, अपने फ्यूजन ही पढ़ रहे हैं। जब फ्यूजन पढ़ना शुरू करेंगे तो मैं आपको फ्यूजन पहले क्या है वो बताऊंगी। फ्यूजन मतलब विखंडन। चैन रिएक्शन एंड कंडीशन फॉर सेल्फ सस्टेनिंग चैन रिएक्शन मतलब एक चैन रिएक्शन, यानी कि एक रिएक्शन जो लगातार चैन की तरह फैलती जाए, एंड कंडीशन फॉर सेल्फ सस्टेनिंग चैन रिएक्शन मतलब उस रिएक्शन को अपने आप चलती भी जाए। अब वो कैसे होगी, टॉपिक का नाम समझो पहले। चैन रिएक्शन मतलब एक ऐसी रिएक्शन जो चलती रहे, चैन की तरह आगे बढ़ती जाए, ठीक है। एंड कंडीशन फॉर सेल्फ सस्टेनिंग मतलब वो रिएक्शन अपने आप चलती रहे, उसको चलाने के लिए किसी चीज की जरूरत ना हो, ठीक है। तो देखो जैसे अपने पास यूरेनियम है, यूरेनियम 92 235 स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स स्ट्राइक करवाए। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन यानी कि जिनकी एनर्जी रेंज कितनी हो 0.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। जो अपने स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी होती है 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो यूरेनियम 238 को तोड़ने के लिए चाहिए होते हैं उनकी एनर्जी होती है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं, ये सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, यानी कि 10 की पावर 6 का मोटा मोटा डिफरेंस आता है यहाँ पे। तो इतने ज्यादा एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करवाना ही अपने आप में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए यूरेनियम 238 का यूज नहीं किया जाता चैन रिएक्शंस में या न्यूक्लियर रिएक्शंस में। 235 का यूज किया जाता है क्योंकि वो नॉर्मल न्यूट्रॉन्स यानी कि थर्मल न्यूट्रॉन्स, जिसको तापीय न्यूट्रॉन बोला जाता है, यानी कि कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट या अंतरक्रिया कर लेते हैं। तो ये यूरेनियम 235 स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है, तो मुझे पता है यूरेनियम क्या करेगा 236 हो जाएगा, यानी उस न्यूट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। और जब उस न्यूट्रॉन को ग्रहण करेगा यानी कैप्चर करेगा, तो उस केस में वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और जब यूरेनियम एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो उसका मतलब क्या, स्टेबिलिटी डिस्ट्रॉय होती है, स्टेबिलिटी खत्म होनी शुरू होती है। और स्टेबल कंपाउंड बनाने के लिए वो क्या होता है, डिसोसिएशन प्रेफर करता है, टूटना ज्यादा सही होता है। तो बेरियम प्लस क्रिप्टॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है, ठीक है। ये बेरियम होता है 36 और ये होता है 56, इसका होता है 92, इसका होता है 141, ठीक है। तो देखो ये रिएक्शन है।
अब ये तो चैन रिएक्शन कैसे चलती है, तो सबसे पहले तो यूरेनियम का विखंडन ये एक चैन रिएक्शन है। ये कैसे हम आपको बताते हैं, इसको अपने एक डायग्राम से देखते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ। मान लो कि ये एक यूरेनियम, ये एक न्यूट्रॉन है। ठीक है, इस न्यूट्रॉन ने क्या किया, यूरेनियम 92 235 के साथ स्ट्राइक किया। तो मुझे पता है आगे क्या होगा, ये यूरेनियम किस में टूटेगा, एक तो बनेगा बेरियम के अंदर और एक बने क्या बनेगा, क्रिप्टॉन के अंदर बनेगा। प्लस मुझे 3 न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं, पहला न्यूट्रॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। रिएक्शन में यही चीजें मिल रही थी क्या, एक बेरियम, एक क्रिप्टॉन, 3 न्यूट्रॉन, किससे, एक यूरेनियम प्लस एक न्यूट्रॉन के इंसिडेंस से, है ना। तो मैंने डायग्राम के अंदर सेम चीज बनाई, एक न्यूट्रॉन एक यूरेनियम, दोनों ने आपस में टक्कर की, यानी कि ये न्यूट्रॉन को कैप्चर किया। जब यूरेनियम ने कैप्चर मतलब ग्रहण करना, जब यूरेनियम ने इस न्यूट्रॉन को कैप्चर किया तो यूरेनियम से क्या बने, 2 प्रोडक्ट बने, एक बना बेरियम और एक बना क्रिप्टॉन। प्लस हमें 1 2 3 न्यूट्रॉन बन गए। अब एक तो जब नाभिका यूरेनियम का विखंडन कराते हैं तो किसी वेसल के अंदर यूरेनियम लिया जाता है, तो कुछ अमाउंट में तो लिया ही जाएगा, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही एटम लिया जाए। मान लो अगर 10 ग्राम भी लिया हो और उसके अंदर मान लो कि 1000 अब यूरेनियम एटम पड़े हैं, रफली बोल रही हूँ फॉर एग्जांपल, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट हो सकते हैं, 1000 कोई पर्टिकुलर फिक्स नहीं है कि 10 ग्राम के अंदर सिर्फ 1000 ही एटम होते हैं, काफी सारे एटम हो सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को मिले क्या, 3 न्यूट्रॉन मिले। अब ये न्यूट्रॉन क्या होते हैं, ये न्यूट्रॉन की एनर्जी जो होती है बहुत हाई होती है, यानी कि हाई एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स मिले। ठीक है, इनकी एनर्जी क्या है, बहुत हाई होती है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको जब यूरेनियम विखंडन समझा रही थी तब मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने कैरम बोर्ड वाला एग्जांपल दिया था, अगर सारी की सारी जो आपकी गीटियां अगर उनको इस तरीके से सेंटर में रख दो, फिर एक फास्ट मूविंग स्ट्राइकर है, स्ट्राइकर क्या करेगा कि एक तो जिनके साथ वो टच करेगा उनको तो वो छोड़ देगा, वो तो नीचे गिर जाएंगे, बाकी सारी जो जितनी भी गीटियां होंगी वो एज इट इज वैसे के वैसे आके कैरम बोर्ड पे सेट हो जाती है, और ये वाली जो 3 गीटियां जिसके कॉन्टेक्ट में आया था ये फैल जाएंगी इधर उधर, है ना। तो यहाँ पे भी देखो सेम प्रोसेस होता है, यहाँ पे हाई एनर्जी वाले न्यूट्रॉन्स मिले। अब ये हाई एनर्जी वाले न्यूट्रॉन्स का काम क्या है, ये तो क्या करेंगे, ये यूरेनियम के अंदर हाई एनर्जी वाले न्यूट्रॉन्स आएंगे और उसके अंदर से पंचर करके निकल जाएंगे। पंचरिंग मैं आपको बता ही चुकी ना। ठीक है, यानी कि क्या होगा, न्यूट्रॉन आएगा और निकल जाएगा, यूरेनियम का विखंडन नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला काम तो ये होता है इन न्यूट्रॉन्स को क्या करना है, इनकी वेलोसिटी को कम करना है, और इनकी वेलोसिटी को कम किया जाता है मॉडरेटर्स की हेल्प से। मॉडरेटर्स को हिंदी में बोला जाता है मंदन, और आपने एक चीज पढ़ी होगी, रिटार्डेशन को आप मंदक बोलते हो, मंदन बोलते हो। मॉडरेटर्स का काम क्या है, इनकी वेलोसिटी को कम करना। ठीक है, यानी कि जो न्यूट्रॉन्स मिले, अब ये न्यूट्रॉन रुकेंगे तो नहीं, जैसा कि मैंने एग्जांपल में बताया, 10 न्यूट्रॉन मतलब 1 न्यूट्रॉन डाला इस वेसल के अंदर जब, तो मुझे पता चला कि क्या होगा, 10 ग्राम के अंदर अगर 1000 भी हैं तो वो क्या करेंगे, 1000 न्यूट्रॉन का भी एक ही काम है कि मतलब 1000 अगर यूरेनियम एटम पड़े तो न्यूट्रॉन तो हमारे पास एक न्यूट्रॉन एक यूरेनियम एटम का विखंडन कर रहा था। तो अगर मेरे को मॉडरेटर्स की हेल्प से इनको स्लो डाउन कर दिया जाए तो फिर ये क्या करेंगे, बाकी जितने भी यूरेनियम एटम है उसके साथ टकराएगा, ये यूरेनियम एटम से टकराएगा, तो यूरेनियम का तो काम फिक्स, बेरियम प्लस क्रिप्टॉन देना प्लस 3 न्यूट्रॉन दे देना, दे दिया। सेम ये यूरेनियम, ये वाले न्यूट्रॉन का काम, ये भी किसी बेरियम से टकराएगा, सॉरी यूरेनियम से टकराएगा, बेरियम क्रिप्टॉन 3 न्यूट्रॉन दे देना। सिमिलरली ये करेगा, ये किसी यूरेनियम से टकराएगा, बेरियम क्रिप्टॉन 3 न्यूट्रॉन दे देना। फिर जो न्यूट्रॉन्स मिले उनकी भी एनर्जी बहुत हाई, तो हाई एनर्जी वाली न्यूट्रॉन्स के लिए फिर से मॉडरेटर, यानी कि इनकी एनर्जी को क्या किया, कम किया जाए, कंट्रोल किया जाए, ताकि पंचरिंग ना हो, मतलब यूरेनियम से सीधा ना निकल जाए, यूरेनियम का विखंडन जरूर करवाएं। तो सबसे पहली चीज तो जो ये वाले, इस डायग्राम के ऊपर थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तो सबसे पहली चीज 1 न्यूट्रॉन डाला, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 3 मिले, फिर अगली बार 9 न्यूट्रॉन मिले, अगली बार ये जब फिर से ये टकराएगा तो 3 ये देगा, 3 ये देगा, 3 ये देगा न्यूट्रॉन, यानी 9 तो यहीं पे हो गए, 9 टोटल यहाँ पे हो जाएंगे, 9 यहाँ पे हो जाएंगे, यानी कि 27 न्यूट्रॉन टोटल मिलेंगे। मतलब पहली स्टेज में 1 न्यूट्रॉन डाला तो 3 मिले, अगली स्टेज में 9 मिले, उससे अगली स्टेज में 27 मिले, उससे अगली स्टेज में 81 मिलेंगे, यानी कि 3 की पावर 3
फिर 3 की पावर 2, फिर 3 की 3, 3 की 4, इस तरीके से चलता रहेगा। यहाँ पे 3 की 0 ले लो तो 3 की 0 इज ऑल्सो 1। ठीक है, तो मतलब अब रिएक्शन चैन की तरह बढ़ रही है क्या? आप देखो, एक न्यूट्रॉन डाला, रिएक्शन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कहीं पे रुकी नहीं। इसीलिए यूरेनियम के विखंडन को चैन रिएक्शन बोला जाता है। चैन रिएक्शन क्यों? एक न्यूट्रॉन डालने से एक न्यूट्रॉन यूरेनियम में डालने से 3 न्यूट्रॉन मिले। अब ये 3 न्यूट्रॉन होते तो हाई एनर्जेटिक है, जिनको मॉडरेटर्स की हेल्प से स्लो डाउन किया जाता है। जब मैं न्यूक्लियर रिएक्टर कराऊंगी तब आपको सब चीजें समझ आ जाएगी, मॉडरेटर्स भी क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो वहां पे पता चलेगा आपको। तो मॉडरेटर्स की हेल्प से इनकी वेलोसिटी को कम किया जाता है, फिर ये आगे फिर से यूरेनियम से टकराते हैं और इस तरीके से प्रोसेस चलती जाएगी, कहीं रुकती नहीं है, जब तक कि जितनी अमाउंट अपने ने ली है सारा का सारा यूरेनियम क्या टूट ना जाए, यानी कि फिशन ना हो जाए, विखंडन ना हो जाए, तब तक ये रिएक्शंस चलती रहती है। और एक यहाँ पे हमारे पास 200 मेगावाट की एनर्जी मिल रही थी, यहाँ पे फिर से 200 की मिलेगी, यहाँ से फिर से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे फिर से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब एनर्जी कितनी मिलेगी? बहुत हाई मिलेगी, है ना। तो इसीलिए इस न्यूक्लियर रिएक्टर को मैं बोलती हूँ कि यूरेनियम का विखंडन का यूज किया जाता है बॉम्ब ब्लास्टिंग में, पीसफुल पर्पस में भी कर सकते हैं बिजली बनाने में, लेकिन उस केस में क्या करना पड़ेगा, जो 3 न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं उनमें से किसी 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया जाए, सिस्टम में से बाहर निकाल लिया जाए, सिर्फ 1 न्यूट्रॉन आगे जाए, फिर जो 3 बनेंगे उनमें से भी 2 को एब्जॉर्ब कर लिया जाए, फिर वो अगला न्यूट्रॉन फिर से यूरेनियम से टकराए। तो जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है, मतलब 3 में से 2 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करते रहो ताकि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलती जाए। एनर्जी इतनी हाई ना हो कि एकदम से ब्लास्ट हो जाए। ब्लास्ट से बचने के लिए इसके अंदर ग्रेफाइट्स या फिर कैडमियम रोड्स का यूज करते हैं, तो वो रिएक्टर्स में पड़ेंगे। तो एक छोटी सी चीज और बता दूं कि जो रिएक्शन में फर्स्ट टाइम मैंने यूज किए हैं, अगर आपको पेन का कलर डिफरेंस क्रिएट पता चल रहा, तो जो न्यूट्रॉन मैंने पहली बार यूज किया उसको बोलेंगे फर्स्ट स्टेज न्यूट्रॉन, और फिर जो 3 न्यूट्रॉन्स बने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, इसको बोलेंगे, मैं ये चीजें एक्स्ट्रा चीजें रिमूव कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज पता चल सके। ठीक है, अब एक्स्ट्रा चीजें रिमूव हो गई हैं। तो जो मैंने पहला न्यूट्रॉन यूज किया तो उसको फर्स्ट स्टेज न्यूट्रॉन बोलते हैं, और जो मेरे पास 3 न्यूट्रॉन बने हैं उनको बोलते हैं सेकंड स्टेज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को एन लिख दिया, ठीक है। फिर अगले जो न्यूट्रॉन्स बन रहे हैं मेरे पास उनको मैं बोलूंगी थर्ड स्टेज न्यूट्रॉन, और इस तरीके से न्यूट्रॉन्स की स्टेजेस बढ़ती जाती हैं और लगातार हाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलते रहते हैं। तो ये रिएक्शन एक चैन की तरह चलती रहती है, इसीलिए यूरेनियम के विखंडन को चैन रिएक्शन बोला जाता है। कंडीशन फॉर सस्टेनेबिलिटी में आपको कल करवाऊंगी, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, यानी कि रिएक्शन को लगातार बिना रुके चलते कैसे, चलाए कैसे रखना, तो वो उसको मैं कल बताऊंगी। तो अभी के लिए इतना देख लो कि चैन रिएक्शन में क्या हुआ, यूरेनियम में एक न्यूट्रॉन ने कितने सारे न्यूट्रॉन बनाए और कितनी सारी एनर्जी दी। अगर पीसफुल पर्पस के लिए, यानी बिजली बनाने के लिए, लाइट बनाने के लिए यूज करना है, तब तो 2 न्यूट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और अगर आपको बॉम्ब बनाना है तो किसी भी न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करना नहीं पड़ेगा, मतलब बॉम्ब मतलब ब्लास्ट वाली कंडीशन लेके आनी। तो इसको चैन रिएक्शन बोलते हैं क्योंकि लगातार बढ़ती रहती है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।